नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई 2024 को होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी को पूरी तरह समाहित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का परमाणु संयंत्र नहीं है। यहाँ पर आपके 3 होंगे, बल्कि एक नहीं होगा, उसी को आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर है पोखरण। पोखरण आपका किसी भी प्रकार का कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जबकि कल्पक्कम भी है, तारापुर, नरोरा ये सभी हैं। चलिए, आपको यहाँ पर अन्य चीजें भी बता देता हूँ। अगर बात की जाए कल्पक्कम की, कल्पक्कम है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तारापुर कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और नरोरा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। पोखरण आपका किसी भी प्रकार का कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र नहीं है। यहाँ पर आप याद रखेंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब की बार परीक्षा में पता नहीं एग्जामिनर जो है वो मिलान से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कल्पक्कम एक तरफ आपके दे दिए जाएंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्रों के नाम, दूसरी तरफ राज्यों के नाम। कल्पक्कम का होगा तमिलनाडु, तारापुर का होगा महाराष्ट्र और नरोरा होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज नाउन एज मिल्पा इन। निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? कौन सी कृषि की बात की गई है? स्थानांतरित कृषि की, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पहले यहाँ पर बात करेंगे स्थानांतरित कृषि होती क्या है। इस स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे मिल्पा कहाँ जाना जाता है, आपको यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा, फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा, एक भी चीज यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए, बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। ये एक ऐसी कृषि होती है जिसको कर्तन दहन के नाम से भी जानते हैं। किसी भी जंगल को वहां पर काट दो, उसको जला दो, उसके बाद में वहां पर खेती करो, वही होती है आपकी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, अब बात करते हैं मिल्पा। इसको कहां पर बोला जाता है? मिल्पा बोलते हैं इसको मैक्सिको में। कहां पे? मैक्सिको। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला राइट होगा, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में। अन्य चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से मिलान से भी क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिको है, मैक्सिको के साथ यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, अमेरिका भी आप यहाँ पर इसके साथ नोट कर सकते हैं। मैक्सिको और अमेरिका में इसको बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं? मिल्पा। भारत में क्या बोलते हैं? झूमिंग बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं। ठीक है, मलेशिया के साथ इंडोनेशिया यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, मलेशिया के साथ यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? इसको लादांग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, ब्राजील की बात करूं, ब्राजील में इसे रोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। ठीक है, मलेशिया में क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया है, मलेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लादांग बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा ही गया है। ठीक है, ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं। इतना आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आपके आंदोलन है यानी कि संगठन है और उनका आपको करना क्या है? मिलान करना है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को परीक्षा में कैसे करोगे, चलिए आपको बताता हूं। इनमें से आपको एक ढूंढना जो आप इसको कर सकते हो। जैसा कि आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद ने किस आंदोलन की स्थापना की थी या किस संगठन की स्थापना की थी, तो वो उन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की, यानी कि सी का यहाँ पर फर्स्ट के साथ जाएगा। सी का किसके साथ? फर्स्ट के साथ मिलान होगा। सी का फर्स्ट किस ऑप्शन में है? सी का फर्स्ट आपके यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में ही दिया गया, सी का यहाँ पर फर्स्ट, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ए का यहाँ पर होगा फोर्थ, ए का यहाँ पर होगा फोर्थ। ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन, बी का होगा यहाँ पर थर्ड। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी लुइस, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी। और रामकृष्ण मिशन मैंने आपको बताया स्वामी विवेकानंद, और अलीगढ़ वाला सैयद अहमद खां। इस प्रकार से आपको करना है, मिलान करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि
अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ये आपकी थी विलय नीति में। किस नीति में? ये तो आपकी विलय नीति में कहा गया था, जिसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर लिया गया था। ये उससे संबंधित है, ना कि आपकी अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति से। यानी कि पहला गलत हो गया यहाँ पर। कंपनी का दावा था कि सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है। ये बात यहाँ पर सही है और इसका उत्तर भी ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड वाला ही होगा, जो कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति से संबंधित है। अगर बात की जाए सर्वोच्चता नीति को लागू किसने किया था, बहुत महत्वपूर्ण, तब आपको बताना क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। क्या बताना है? वारेन जो हेस्टिंग्स था, कौन था? हेस्टिंग्स जो था उसने इसको शुरू किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते थे। यहाँ पर दोनों सही है या दोनों गलत हैं? ए सही, बी गलत, ए गलत, बी सही। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही दिए गए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पांडुलिपियां जो थी प्राचीन काल में ये ताड़ पत्रों पर भी लिखी जाती थी, या इसको एक वृक्ष था, कौन सा वृक्ष? भुज नामक पेड़ की जो छाल थी उस पर भी आपकी क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियां लिखी जाती। बिल्कुल सही बोला गया यहाँ पर। अभिलेख किसे कहते हैं? ठीक है, अभिलेख उनको बोलते हैं जो किसी पत्थर हो या कठोर धातु हो उस पर जो खुदे होते हैं, यानी कि उनकी सतह पर उत्कीर्णित कुछ भी चिन्ह हो या उनके छाप हो, भाई आपके अभिलेख कहलाते हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था आपको यहाँ पर बताना है। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के लिए मांग किया गया था। अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के लिए मताधिकार, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार के लिए मांग। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पहला वाला। ठीक है, पहला वाला है कि सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकार तथा जाति विभेद की समाप्ति के लिए ये उठाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्या, चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? बढ़िया क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर फारसी होगा, हिंदी होगा, अरबी होगा या उर्दू होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, फारसी। फारसी थी उनकी प्रशासनिक भाषा। कैसी थी? फारसी थी। लेकिन जो ये दिल्ली प्रशासन है यानी कि सुल्तान, ये इनकी जो क्या है, वो जो ये लिखती थी पुस्तक जो लिखते थे वो अक्सर वो तुर्की भाषा में लिखी जाती थी पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकें जो थी वो पुस्तक आपकी तुर्की भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन इनकी प्रशासनिक भाषा फारसी थी। इतना आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता क्या है, इस पर यहाँ पर बात करते हैं। पटवारी यानी कि जिसको लेखपाल कहा जाता है द्वारा किए गए कार्यों ए और बी कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। बिल्कुल सही बोला गया है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी यहाँ पर सही बोला गया है। दोनों ही पटवारी के बारे में यहाँ पर दोनों कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पटवारी जो लेखपाल होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, कृषक होते हैं, उनकी भूमियों का जो लेखा जोखा है वही रखता है। और क्या रखता है, और जो फसल होती है फसलों की जानकारी भी वो सरकार तक ही पहुंचाता है। कौन? लेखपाल, जिसको पटवारी बोलते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के लिए आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे। यहाँ पर होगा मंगल पांडे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एपिक। ठीक है, तिब्बत का पूछा गया, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा है। बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा। यहाँ पर सागा क्या है चलिए आपको बताते हैं। अगर बात की जाए तिब्बत के राष्ट्रीय ग्रंथ की, तब आपको बताना है केसर सागा। केसर सागा जो ग्रंथ है ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत प्रचलित है। कहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत प्रचलित है। कौन सा, तिब्बत का जो केसर सागा ग्रंथ है। इस पर लोग नाटक खेलते हैं। और जो कौन कौन से लोग हैं, मुसलमान हैं और बौद्ध। कौन कौन से हैं, मुसलमान और बौद्ध, ये दोनों लोग इन पर गाते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय ग्रंथ तिब्बत का है, परंतु जम्मू कश्मीर में ये काफी प्रचलित है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। कौन सा ग्रंथ, केसर सागा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको अलग करते हैं यूराल पर्वत। अफ्रीका एशिया को, एशिया यूरोप को, अफ्रीका यूरोप को, उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को। यहाँ पर राइट जो आंसर होगा इनका, यूराल पर्वत जो अलग करता है, किसको अलग करता है, वो करता है एशिया को यूरोप से। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाह इज सूफिन्स रेफर। ठीक है, सूफीवाद में एक होता है आपका खानकाह, ये आखिर होता क्या है, इसको यहाँ पर आपको बताना है। नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा करना, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। ये जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। खानका का मतलब होता है निवास स्थल। सूफी लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं अपने शिष्यों के साथ, भाई आपका निवास स्थल ही खानकाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खानकाह बोला जाता है। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, दरगाह भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। सूफी मत के अनुसार दरगाह क्या है, दरगाह क्या है, दरगाह एक कब्र होती है। क्या होती है, दरगाह एक कब्र होती है। जब किसी सूफी मत यानी कि सूफी संत की मृत्यु हो जाती है, जहां उसको दफनाया जाता है, उसी कब्र को ही वो बोलते हैं दरगाह। ठीक है, दरगाह बोलते हैं। इतना आप याद रखेंगे। खानका का मतलब होता है निवास स्थल, आयोजन करते थे बैठकों का, वही। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी। कौन था यहाँ पर हर्षवर्धन का दरबारी कवि, बाण भट्ट था। बाण भट्ट ने क्या लिखा, हर्षचरित लिखा। इतना यहाँ पर आपने समझ लिया। किस भाषा में लिखा आपसे पूछा गया है, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में, प्राकृत में। यहाँ पर राइट आंसर होगा संस्कृत में उसने लिखा था। संस्कृत में हर्षचरित की रचना की थी। ठीक है, बाण भट्ट ने की थी, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विनय पिटक क्या है ग्रंथ, आपको यहाँ पर बताना है। संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरस्तुत के विचार, बौद्ध संघ के नियम। यहाँ पर होगा रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। बौद्ध संघ के नियम किसमें समाहित हैं, विनय पिटक में है। आपके 3 पिटक हैं, अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है। ठीक है, ये 3 पिटक है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपके 4 से 5 बार रिपीट किया गया है घुमा घुमा के। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम किसमें है, विनय पिटक में। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था, प्रदक्षिणापथ, मंडप, ग्राम भोजिका या गर्भगृह। यहाँ पर इसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था, मंडप बोला जाता था। ठीक है, कुछ पहले क्या होता था, तमिलनाडु की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी, तमिलनाडु यानी कि दक्षिण भारत में जो मंदिर थे उसमें पहले की जमाने में एक हॉल हुआ करता था जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे एक साथ, जहाँ पर उत्सवों का आयोजन भी किया जाता था। उस स्थान को बोलते थे मंडप। ठीक है, आपने यहाँ पर समझा। प्रदक्षिणापथ क्या होता है, मंदिर के चारों ओर घूमने वाला जो रास्ता होता है वही होता है प्रदक्षिणापथ। ग्राम भोजका क्या है, ये दक्षिण भारत में एक मतलब कि ग्राम का एक मुख्य अधिकारी कह लो या ग्राम का मुख्य प्रधान बोल लो उसको एक तरीके से। ठीक है, वही ग्राम भोजका था। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। क्या रखी जाती है, प्रतिमा, फोटो, कुछ भी बोल लो, वो जहाँ पर रखी जाती है उसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, इतना आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। राइट आंसर है यहाँ पर मंडप, मंडपा। ठीक है,
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर बोलता है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है। भारत के मध्य भाग से कौन गुजरता है? आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। कौन सी? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपका प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि अक्षांश है इसका इतना ही। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर बोलता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी में लिखे गए। किसमें? ब्राह्मी में लिखे गए हैं। अगर बात की जाए अशोक के जो अभिलेख है, इनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके यूपीएससी तक काम में आती है, इसीलिए बोलता हूँ आपसे। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि की बात करूँ, इसको पढ़ा किसने या अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप था। मैंने आपको कई बार बताया है, जेम्स प्रिंसेप उस व्यक्ति का नाम था। इसने पढ़ा कब था? इसने पढ़ा था 1837 से लेकर 1838 में। ठीक है, 1837 से लेकर 1838 के मध्य में पढ़ा था। कहीं कहीं पर आपको 1837 मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1838 मिलेगा। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को या अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख उसने पढ़े थे उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था सुंदर मुखारती वाले राजा का नाम, यानी कि अशोक लिखा था। राइट आंसर मैंने आपको बताया ब्राह्मी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, पृथ्वी को भू-आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? सही आंसर की पहचान करनी है आपको यहाँ पर। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही बोला गया है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, ये तो इसके कारण नहीं बोला जाता इसको। पृथ्वी 2/3 सतह जल से ढकी है, ये तो ढकी है, लेकिन भूभाग नहीं है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना क्या था? कथन तो चारों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए, परंतु भूभाग की बात की कि भूभाग के रूप में कौन वर्णित करता है? भूभाग का मतलब होता है पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है और बीच में कैसी है? बीच में है ये उभरी हुई, इसीलिए इसको भूभाग बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भूभाग बोला जाता है, क्योंकि चपटी है, ध्रुवों के पास बीच में उभरी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया? किसमें? विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया, यानी कि मुहावरा दिया? विविधता में एकता। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही इन्होंने मुहावरा दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। राइट आंसर की अगर बात की जाए, ठीक है, तब आपको बताना क्या है? यहाँ पर आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर होगा आपका मुमताज अली। क्या होगा? मुमताज अली यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने ही कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा देने का तर्क दिया था। यहाँ पर आपका हो गया 4 वाला राइट। रुकैया सखावत हुसैन भी आपकी प्रसिद्ध है, किस लिए? इन्होंने क्या लिखा है? सुल्ताना का स्वप्न कहानी, सुल्ताना का स्वप्न कहानी पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, स्वप्न कहानी। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसने लिखा है? रुकैया सखावत हुसैन ने। ठीक है, राइट उत्तर आपका है मुमताज अली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? ये जो चला था किसके बीच में? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल, राष्ट्रकूट, चोल, पाल। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 वाला, पाल, राष्ट्रकूट एंड गुर्जर प्रतिहार। इन 3 राजवंशों के मध्य में त्रिपक्षीय संघर्ष चला था कन्नौज पर। ठीक है, ये तीनों ही कन्नौज पर कब्जा जमाना चाहते थे। पाल वंश, ठीक है, पाल आपका कहाँ था?
पाल आपके था बंगाल वाले प्रांत में, गुर्जर प्रतिहार आपके भारत में था राजस्थान वाले इलाके में, राष्ट्रकूट आपके मध्य भारत से बिलोंग करते थे। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। 4 वाला यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन परीक्षा में 2 से 3 बार रिपीट हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बोलता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कराता है। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार परीक्षा में अब तक पूछा जा चुका, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2005 हिंदू उत्तराधिकार का एक नियम है, उसमें महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्से देने को कहा गया है। ठीक है, पत्नी को भी मिलेगा, पुत्र को भी मिलेगा और पुत्री को भी मिलेगा। तो कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर आपको देखना क्या है, पत्नी, पुत्र और बहनों, ये गलत है बहनों वाला। पुत्र पुत्रियों भाइयों वाला भी गलत है। पत्नी पुत्र पुत्रों पुत्रियों, यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। जब किसी के पिता या मतलब कि उस जो लेडीज है यानी कि जो महिला है उसका जो पति खत्म होगा यानी कि उसकी डेथ होगी, तो उसके बाद में उसकी पत्नी का भी उसके मतलब कि जो संपत्ति उसमें अधिकार होगा, उसके पुत्र का भी और उसकी पुत्रियों का भी। ये है आपका 2005 का कानून। इतना आप यहाँ पर याद करिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं बृहस्पति में। बृहस्पति आपका है ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाले में ही दिया गया, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, इनमें आपके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। आ चुका है अगला प्रश्न। अगला यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वो भी घुमा घुमा के पूछा गया है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। ठीक है, इनको जानने से पहले, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको 3 चीजें बताऊंगा। कई बार मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो कितनी है? 3 परतें हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर वाली आपकी कौन सी है? परपटी है। ऊपर वाली कौन सी है? परपटी है। परपटी के बाद में है मेंटल, मेंटल के बाद में है आपकी क्रोड। ठीक है, इतना आप जानते होंगे। परपटी को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। मेंटल को बोलते हैं सीमा, सीमा बोलते हैं। क्रोड को बोलते हैं निफे, NIFE। ठीक है, निफे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सियाल यानी कि परपटी में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। SI का मतलब होगा सिलिका, सिलिका, AL का मतलब होगा एल्यूमिना, यानी कि सिलिका एल्यूमिनियम पहली परत में पाई जाती है परपटी में। मेंटल को बोला जाता है दोस्तों सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा। क्रोड का मतलब क्या होगा? क्रोड का मतलब होगा निफे। ठीक है, जो कि सबसे आंतरिक परत होती है, अंदर वाली आंतरिक ही आपसे पूछा है। NI का मतलब होगा निकल, FE का मतलब होगा फेरस। निकल फेरस यानी कि लोहा और निकल वाला कौन सा है? पहला वाला है। ठीक है, सिलिका एंड आयरन, ये गलत होगा ना, सिलिका बोल दिया गया इसमें। निकल एल्यूमिना इसमें दिया गया, ये भी गलत होगा। सिलिका एवं एल्यूमिना, ये भी यहाँ पर गलत होगा। निकल एवं लोहा, ठीक है, जिसको निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक परत को निफे बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है इसमें? निफे का मतलब NI का मतलब होगा निकल, FE का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर बोलता क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? जीवाश्मी ईंधन किसको माना जाता है? पेट्रोलियम को माना जाता है, प्राकृतिक गैस को, जलाऊ लकड़ी को, या कोयला को? यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो किस एक को जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन जिसमें जीवों के अंश होते हैं, तो पेट्रोलियम आपका कैसा? जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा। ठीक है, कोयला भी आपका कैसा होगा? जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आपके जीवाश्मी ईंधन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर एक चीज आपकी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? नहीं है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो पेट्रोलियम आपका क्या होता है? इसमें भी जीवाश्मी ईंधन होता है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या होता है? जीवाश्मी ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, जो लकड़ियां होती हैं पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, इसमें कोई जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर यही राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा आपका? यहाँ पर थर्ड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं से पूछा गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी वाले में टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं करना मैं भूल गया यहाँ पर। ठीक है, जलाऊ लकड़ी यहाँ पर होगी। इनमें सभी में पाया जाता है जीवाश्मी ईंधन, जिसमें जीवों के अंश होते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, हेसियोग्राफी जो संबंधित होती है, ये होती है क्या होती है? ये होती है संत के
संत के जीवनी लेखन से, संत के जीवनी लेखन से, सूफी संत बोल लो या संत बोल लो, उनके जीवनी लेखन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। गलत वाला आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा गलत वाला आपको यहाँ पर बताना है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता है। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था। भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। चलिए आपको बताते हैं अहोम के बारे में। ठीक है, अहोम जो है ये बेगार था। ठीक है, बेगारों पर ये निर्भर था क्योंकि ये समाज बहुत परिष्कृत था, बहुत बेकार था, नीच था, क्योंकि इनके पास काम धंधा था ही नहीं, भुखमरी थी। ठीक है, तो ये बेगार था, परिष्कृत था और भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करके इन्होंने अहोम राज्य की स्थापना की थी। ये तीनों यहाँ पर सही दिए गए। पहला वाला यहाँ पर गलत दिया गया। गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था, वही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। गलत कैसे, इसको यहाँ पर जान लेते हैं। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिनको पाइक नहीं बोला जाता था, जबकि खेल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खेल बोला जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता क्या है, यहाँ पर आपको बताता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इन मैनली कॉन्फिन्ड टू द उत्तराखंड, यानी कि आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है वो है भोटिया जनजाति। कौन सी? जो भोटिया जनजाति है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड में निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? कैसा? उष्णकटिबंधीय स्थल की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई? उष्णकटिबंधीय स्थल की यहाँ पर बात की गई, घास स्थल की, घास वाले स्थल की। तो सवाना यहाँ पर होगा इसका राइट आंसर। कौन सा होगा? सवाना होगा। और बाकी यहाँ पर स्टेपी है, डाउन है, पंपास है, ये आपके शीतोष्ण दिए गए। कैसे हैं ये आपके? हैं ये हैं आपके कैसे? शीतोष्ण यहाँ पर आपके दिए गए हैं, जबकि जो उष्ण है वो है आपका सवाना। ठीक है, इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और एक कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर होता है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ये कहाँ पर स्थित होता है? ये आपका होता कहाँ पे स्थित है? ये कर्क व मकर रेखा के बीच में, कर्क व मकर रेखा के बीच में ये आपका स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझा दिया, सवाना इसका राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? कलमकारी छापे के लिए कौन प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो कौन सा होगा? वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बोलता है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? क्या है? 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री है। चलिए बढ़ते हुए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ मैप। ठीक है, मैप का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? आकार, प्रतीक, दूरी, दिशा। एक आपका नहीं है बल्कि 3 होते हैं मानचित्र के घटक। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों ही आपके मानचित्र के घटक हैं, जबकि आकार किसी भी प्रकार का कोई घटक नहीं होता है। वही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर बोलता है कि क्या बोलता है, इसकी बात यहाँ पर कर लेता हूँ। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। कब की? 1873 में, 1873 में की। और इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक? गुलामगिरी। ये आप याद रखिएगा। गुलामगिरी किसने लिखी? ये भी ज्योतिबा फूले ने लिखी। ये भी पुस्तक 1873 में आई थी और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी 1873 में ही की थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ज्योतिबा फूले होगा। घासीदास ने 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में क्या किया था इन्होंने? सतनामी आंदोलन चलाया था। कौन सा? सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी। ये जो है गुरु घासीदास, ये चमड़े का काम करते थे। किसका? चमड़े वाला ये काम करते थे। इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले ये दोनों ही एक दलित व्यक्ति थे जिन्होंने जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए,
ठीक है, इन्होंने विरोध भी किया और सत्य शोधक समाज जैसी स्थापना की। ठीक है, राइट उत्तर ये आपका यहाँ पर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।